तो कहानी की शुरुआत 28 साल पहले के एक हादसे से होती है, जहां अचानक कुछ बच्चों पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ सब बच्चों को मार देते हैं, साथ ही वहीं मौजूद जिम्मी नाम के एक बच्चे की मॉम को ज़ॉम्बीज़ उसी के सामने मार देते हैं। लेकिन जिम्मी किसी तरह वहां से भागकर अपने फादर के चर्च में आ जाता है, लेकिन उसके पिता उसे एक लॉकेट देकर वहां से जाने को बोलते हैं और खुद वो उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाते हैं। वहीं जिम्मी चलता जाता है और उसके बाद से जिम्मी का कुछ पता नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 28 साल बाद एक आइलैंड को दिखाया जाता है जो समंदर के बीचों बीच है, जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो अपना गुजारा फिशिंग और हंटिंग करके करते हैं। यहाँ लोगों के पास किसी तरह की एडवांस तकनीक नहीं थी, इसीलिए सब बिल्कुल पुराने जमाने की तरह रहते थे। वहीं हमें स्पाइक को दिखाया जाता है, जिसके पिता जेमी उसको उठाते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारा बड़ा दिन है। ये सुनकर स्पाइक जल्दी से उठता है और तैयार हो जाता है, क्योंकि आज वो पहली बार अपने पिता जेमी के साथ शिकार पर जाने वाला था। तभी घर के अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि स्पाइक की मॉम की थी। इसीलिए जेमी तुरंत कमरे में जाता है, जहां स्पाइक की मॉम उसे गले लगाकर माफी मांगती है और कहती है कि वो उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके सिर में बहुत तेज दर्द है। इसे साफ लग रहा था कि उनकी बीमारी अब बढ़ती जा रही है। खैर, जेमी और स्पाइक उसे बिस्तर पर लेटाते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों आइलैंड से गुजर रहे थे तो लोग उन्हें विदा करने बाहर आते हैं। वहीं रास्ते में एक छोटी लड़की स्पाइक को एक फल भी देती है। दूसरी तरफ गेट पर उनके आइलैंड की लीडर जेनी पहले से मौजूद होती है। वो उन्हें आइलैंड के नियम याद दिलाती है कि अगर तुम बाहर गए और वापस आए तो ठीक है, लेकिन अगर फंस गए तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं जाएगा। जेमी और स्पाइक हामी भरकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके पास सिर्फ तीर और चाकू थे। रास्ते में जेमी स्पाइक से उस समंदर के रास्ते के बारे में पूछता है तो स्पाइक बताता है कि यही एक ऐसा पुल है जो सिर्फ लो टाइड पर दिखाई देता है। जब पानी बढ़ जाएगा तो पुल डूब जाएगा और अगर वो वहीं फंसे तो वो भी डूब कर मर सकते हैं। तभी जेमी बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं और इससे पहले ही उन्हें वापस आना है। अब धीरे धीरे वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां आगे बढ़ते हुए अचानक उनकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो काफी अजीब और डरावना दिख रहा था। उसकी काली स्किन लटक रही थी और शरीर आधा जिंदा था जो जमीन पर घिसट रहा था। जिमी इशारे से स्पाइक को बताता है कि ऐसे ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसकी गर्दन पर तीर मारना पड़ता है। स्पाइक तुरंत उस पर निशाना लगाता है, जिससे उसका तीर सीधा उस ज़ॉम्बी की गर्दन के आर पार निकल जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, इसलिए जेमी तुरंत उसको खत्म कर देता है। उस ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, लेकिन जेमी एक एक करके सबको मार देता है। तभी उन्हें एक छोटी ज़ॉम्बी बच्ची दिखाई देती है, लेकिन वो उस पर तीर नहीं चलाते, जिस वजह से वो बच्ची वहां से भाग जाती है। इसके बाद जेमी अपने बेटे को शाबाशी देता है। अब क्योंकि स्पाइक ने पहली बार इतने ज़ॉम्बीज को मरते हुए देखा था, इसलिए उसके दिल में डर बैठ गया था। लेकिन जेमी कहता है कि इतनी आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज यहाँ पर खिंचे चले आएंगे, इसीलिए उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा। वो दोनों मेनलैंड की ओर गहराई में जाने लगते हैं। तभी अचानक पेड़ों के बीच से हिरणों का झुंड दौड़ता हुआ आता है। ये नजारा देखकर स्पाइक काफी खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसे जानवर देखे थे। खैर, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें एक खाली घर दिखाई देता है। वो दोनों धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखते हैं। उस घर को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहले वहां पर आ चुका हो और जो भी सामान काम का था सब कुछ ले चुका हो। कुछ देर बाद जेमी को वहां पर एक पुराना फ्रिस्बी मिलता है, इसलिए वो खुश होकर स्पाइक को फ्रिस्बी दिखाता है कि तभी एक कमरे से अजीब सी आवाज आने लगती है। दोनों उस ओर बढ़ते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां एक आदमी की लाश छत से उल्टा लटक रही थी। लेकिन तभी वो लाश अचानक हिलने लगता है। दरअसल वो ज़ॉम्बी था। जिमी बताता है कि ये किसी और कबीले का आदमी है। इसे सजा के तौर पर यहाँ पर टांगा गया है ताकि ज़ॉम्बीज इसे जिंदा खा जाएं। जिसके बाद जेमी कहता है कि हमें इसे मारना होगा इससे पहले कि ये पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाए। लेकिन तभी वो आदमी जोर जोर से तड़पने लगता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। उसी पल स्पाइक तीर छोड़ता है जो उसके सिर में जा लगता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक मरे हुए हिरन के टुकड़े बिखरे पड़े मिलते हैं, जिसे देखने से लगता है कि शायद किसी जानवर ने उसको खाया होगा। लेकिन जब वो उसका सिर पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं तो ये देखकर जेमी का चेहरा बदल जाता है और वो काफी धीमी आवाज में कहता है, इसका मतलब यहाँ पर एक अल्फा मौजूद है। दरअसल अल्फा आम ज़ॉम्बीज जैसे नहीं होते, वो ताकतवर और तेज और कुछ हद तक इंसानों की तरह भी सोचते हैं। ये जानकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं। वहीं स्पाइक पूछता है, हम वापस जा रहे हैं? जेमी साफ कहता है, हाँ, हमने अपना पहला शिकार कर लिया है, बस हम इसी के लिए आए थे। अब और सवाल मत करो और चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो। लेकिन तभी उन्हें दूर से ज़ॉम्बीज का झुंड नजर आता है, जिनके बीच में उन्हें अल्फा दिखाई देता है। जेमी तुरंत स्पाइक का हाथ पकड़कर जंगल की ओर भागने लगता है। दूसरी तरफ पूरा झुंड उनका पीछा करने लगता है। ये ज़ॉम्बीज अजीब तरह से दौड़ रहे थे, लेकिन वो बहुत तेज थे। जेमी ने ठंडे दिमाग से तीर पर तीर छोड़े और स्पाइक को भी सिखाया
लेकिन डर के कारण स्पाइक का कोई भी निशाना सही नहीं बैठ रहा था। पर किसी तरह वो भागते भागते पुराने घर तक पहुंच जाते हैं, जहां अंदर घुसकर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेमी ऊपर के स्टोरेज एरिया तक रास्ता बनाकर स्पाइक को लेकर ऊपर चढ़ जाता है। और ऐसे ही रात हो जाती है। वो दोनों देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने अभी भी इन्हें घेर रखा है और वो अल्फा दूर खड़ा उन्हें घूर रहा है। जेमी अपने बेटे को समझाता है कि ये अल्फा बाकी सब जैसा नहीं है, हम इससे नहीं लड़ सकते। जेमी कहता है बस इंतजार करो, क्योंकि यही एक रास्ता है। जिसके बाद वो दोनों रात वहीं पर बिताते हैं, क्योंकि लौटने का रास्ता बंद था और मेनलैंड खतरे से भरा हुआ था। तभी स्पाइक की नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ती है। वो पूछता है कि डैड ये क्या है, लेकिन यहाँ जेमी भी नहीं जानता था कि आखिर वो क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को स्पाइक एक डरावना सपना देखता है, जिसमें उसकी मॉम पानी में डूब रही थी और स्पाइक अपनी मॉम की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, मगर हाथ बढ़ाने से पहले ही वो गायब हो जाती हैं, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन अचानक उनके नीचे का कमजोर फर्श टूट जाता है और वो दोनों समय रहते वहां से निकल जाते हैं। जेमी कहता है कि उन्हें फौरन वापस अपने आइलैंड लौटना होगा और किस्मत से उस समय समुद्र का पानी कम था और पतला रास्ता खुला हुआ था। दोनों बिना वक्त गंवाए वहां से निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो अपने आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, तभी अचानक जंगल से पक्षियों का झुंड उड़कर उनके पास से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहा था। दोनों जी जान लगाकर दौड़ना शुरू करते हैं और आखिरकार आइलैंड का गेट सामने नजर आ जाता है। जेमी जोर से चिल्लाकर पहरेदार से गेट खोलने के लिए कहता है। इसलिए पहरेदारों ने तुरंत अल्फा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, पर अफसोस वो तीर अल्फा को रोकने के लिए काफी नहीं थे। वो बार बार गिरता, फिर उठता और पूरी ताकत से उनका पीछा करता रहता। जहां अब दौड़ते दौड़ते स्पाइक का पैर फिसलता है और स्पाइक जमीन पर गिर पड़ता है। अल्फा अब उनके एकदम करीब आ चुका था, लेकिन उसी वक्त दीवार पर खड़े पहरेदार ने एक आग से जलता हुआ तीर चलाया, जो सीधा अल्फा के सीने में धंस गया, जिसने अल्फा को ढेर कर दिया। खैर, अब जेमी और स्पाइक को आइलैंड के अंदर आने दिया जाता है। अंदर पहुंचकर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेमी ने सबके सामने स्पाइक की तारीफ करते हुए कहा कि कैसे उसने काफी बहादुरी दिखाई, लेकिन इस शोरगुल के बीच स्पाइक का मन कहीं और था। कुछ देर बाद वो देखता है कि उसके पिता चुपके से एक औरत के साथ जा रहे हैं और देखा कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर वो अंदर से टूट गया, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वो वहां से घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि सैम नाम का एक बूढ़ा आदमी वहीं पर था। स्पाइक उसके पास बैठ जाता है और अपनी मॉम के बारे में पूछता है। सैम उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन स्पाइक सैम से कहता है मेरे पिता मुझे हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि मैंने सिर्फ एक ज़ॉम्बी को मारा था और वो भी डर के गलती से। साथ ही वो सैम को जंगल में देखी अजीब चीजों के बारे में भी बताता है, जैसे कि उसने जो जलती हुई आग देखी थी। अब इसका जिक्र होते ही सैम का चेहरा बदल गया। सैम उसे बताता है कि ये शायद डॉक्टर कैल्सन की निशानी है, एक मशहूर डॉक्टर जो सालों पहले गायब हो गए थे। हो सकता है कि शायद वो अब भी जिंदा है। स्पाइक और जानना चाहता था, लेकिन सैम ने और कुछ नहीं बताया। अगले दिन जेमी नशे में धुत घर लौटा। वहीं स्पाइक ने गुस्से में सवाल किया कि आप जानते हैं कि वहां पर एक डॉक्टर है, फिर भी मॉम को वहां पर क्यों नहीं ले जा रहे? साथ ही आप रात को औरतों के साथ मजे करते रहते हैं। इस पर जेमी बताता है कि कैल्सन कोई साधारण इंसान नहीं है। सालों पहले जब मैं उसे मिला था तो उसने लाशों के ढेर जलाए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव तक नहीं था। वो आदमी मौत से नहीं डरता, वो खतरनाक है। स्पाइक पूछता है कि मॉम को आखिर क्या हुआ है, लेकिन जेमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये सुनकर स्पाइक भड़क जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में जेमी घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसी रात स्पाइक आइलैंड के राशन स्टोर में आग लगा देता है, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्पाइक अपनी मॉम को लेकर आइलैंड से भाग जाता है। उसका इरादा था कि वो अपनी मॉम को डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज करवाएगा। शाम को दोनों ने जंगल में एक छोटा कैंप लगाया। फिर स्पाइक ने मॉम को सोने के लिए कहा और खुद पहरा देने लगा, लेकिन वो भी थका हुआ था, इसीलिए उसकी भी आंख लग गई और तभी एक ज़ॉम्बी रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है और उसको मार गिराता है। सुबह जब स्पाइक उठता है तो वो लाश देखकर हैरान था, क्योंकि ना तो उसे याद था और ना ही उसकी मॉम को कि उस ज़ॉम्बी आदमी को किसने मारा था। लेकिन इसला यानी कि उसकी मॉम को हल्का हल्का याद आने लगता है, जैसे ये सब उसने खुद किया हो। इसी बीच अब हम मेनलैंड के दूसरे हिस्से में देखते हैं, जहां सिपाहियों पर हमला होता है। वहीं उनका सामना अल्फा से होता है। वहां पर कई सैनिक मारे जाते हैं, बस एक छोटा बच्चा जख्मी हालत में बचता है। वहीं जंगल में कुछ ज़ॉम्बीज नदी में खड़े होते हैं, उनमें एक प्रेग्नेंट औरत भी होती है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइक और इसला अपनी जर्नी जारी रखते हैं। इसला की हालत खराब थी, इसीलिए उसे भ्रम होने लगता है। उसकी नाक से खून भी बहने लगता है। चलते चलते स्पाइक एक ज़ॉम्बी देखता है, जिसको वो मार देता है, लेकिन उसकी आवाज बाकी ज़ॉम्बीज तक पहुंच जाती है और एक झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। इसलिए वो दोनों भागते भागते एक पुराने पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। उस पंप के अंदर गैस फैली हुई थी, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल था। तभी वहां पर एक घायल सैनिक पहुंचता है।
वो देखता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हैं। उसे भी गैस की महक आती है और वो समझ जाता है, इसीलिए वो गोली चलाता है और चिंगारी से गैस में आग भड़क उठती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज जलकर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद स्पाइक और उसकी मॉम बाहर आते हैं, जहां वो सैनिक अपना नाम एरिक बताता है। वो साफ कहता है कि उसने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि वो जानता है कि वो लोग आइलैंड से थे और वो लोग उसकी यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकते थे। जिसके बाद वो तीनों साथ चल देते हैं। रास्ते में एरिक बताता है कि उसका जहाज तूफान में टूट गया और अब वो अकेला ही बचा है और उसको लगता है कि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। जहां आराम करते वक्त एरिक स्पाइक और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर स्पाइक मजाक में कहता है कि इसकी शक्ल तो काफी अजीब लग रही है। तभी वो देखता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे वो इतना डिसअपॉइंट होता है कि गुस्से में वो अपने फोन को ही फेंक देता है। खैर, वहां से आगे बढ़ने पर इस्ला की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो खुद चलना शुरू कर देती है और अचानक उसको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसे एक पुरानी ट्रेन तक ले जाती है जो पेड़ों और घास से ढकी हुई थी। ट्रेन के अंदर जाकर वो एक हैरान कर देने वाला नजारा देखती है। एक ज़ॉम्बी औरत जो प्रेग्नेंट थी और दर्द से करहा रही थी। ये देखकर इस्ला बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करने लगती है। वो डिलीवरी सफल रहती है और बच्चा पैदा होता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस्ला बैठती है, वो ज़ॉम्बी औरत जाग जाती है और इस्ला पर टूट पड़ती है। तभी तुरंत एरिक हमला करके इस्ला को बचा लेता है। लेकिन तभी वहां पर वो अल्फा आ जाता है जो एरिक के ऊपर हमला करता है और पलक झपकते ही उसको मार डालता है। ये नजारा देखकर स्पाइक और इस्ला घबरा कर भागने लगते हैं। अल्फा भी उनके पीछे था। स्पाइक और इस्ला ट्रेन से बाहर निकलते हैं। वहीं अब अल्फा उनको पकड़ने ही वाला होता है कि तभी पेड़ों से एक अजनबी निकलता है, जिसके पास एक पाइप जैसा हथियार था जिससे तीर निकल रहा था, जो सीधा अल्फा के शरीर में जा लगता है। तीर में कुछ ऐसा जहर मिला था कि अल्फा खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर डॉक्टर कैल्सन था। उसने तुरंत एरिक के सिर को उठाया और स्पाइक को खुद के बारे में बताया। इसके बाद कैल्सन ने उन्हें जंगल के बीच अपने ठिकाने पर ले गया। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि वहां खोपड़ियों का एक विशाल पिरामिड बना हुआ था। एरिक के सिर को जलाने के बाद उसने उसकी खोपड़ी स्पाइक को दी और कहा कि इसे भी पिरामिड में जोड़ दो। स्पाइक अब भी सदमे में था, लेकिन उसने वही किया जो कहा गया। फिर डॉक्टर ने बच्चे को देखा और जब स्पाइक ने बताया कि ये बच्चा ज़ॉम्बी नहीं है तो कैल्सन की आंखें फैल गईं। साथ ही कैल्सन कहता कि हो सकता है कि इंसानियत का नया भविष्य इस बच्चे से जुड़ा हो। वहीं रात को डॉक्टर ने इस्ला की जांच की और बोला कि इस्ला को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। ये सुनकर स्पाइक टूट जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मॉम को बचाने का कोई तरीका निकाला जाए, लेकिन अब कोई इलाज नहीं था। इस्ला जानती थी कि उसका समय पूरा हो गया है। उसने अपने बेटे को गले लगाया और बच्चे को उसकी गोद में थमा दिया। डॉक्टर ने इस्ला से कहा कि वो उसे बिना दर्द वाली मौत दे सकता है। इस्ला ने हामी भरी और एक इंजेक्शन से वो हमेशा के लिए चैन की नींद सो गई। स्पाइक उस समय पास नहीं था। वो बच्चे को लेकर थोड़ा दूर बैठा था। जब वो लौटा तो उसकी मॉम अब नहीं रही थी। डॉक्टर ने उसकी खोपड़ी उसको दी और स्पाइक ने उसे भी पिरामिड के सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, जहां वो धीरे से ये भी बोलता है कि मॉम, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। अगली सुबह अल्फा दोबारा वहां पर आ जाता है। वो गुस्से में सब कुछ तोड़ता हुआ डॉक्टर पर टूट पड़ता है। स्पाइक हिम्मत दिखाते हुए बेहोश करने वाली दवा उस अल्फा में उतार देता है और इस तरह डॉक्टर की जान बच जाती है। कैल्सन ने स्पाइक की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि अब उसे अपने सफर पर आगे बढ़ना चाहिए। काफी समय भटकने के बाद पूरे 28 दिन बाद स्पाइक आखिरकार अपने आइलैंड के गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां वो बच्चे को एक नोट के साथ छोड़ आता है। नोट में लिखा होता है, मुझे मत ढूंढना, बस इस बच्चे की देखभाल करना, इसका नाम इस्ला है। ये पढ़कर वहां मौजूद हर किसी का दिल नम हो जाता है। जिसके बाद समंदर के पार जेमी अपने बेटे को पुकार रहा होता है, लेकिन समंदर की तेज लहरों की वजह से उसकी आवाज दब जाती है। दूसरी तरफ हमें जंगल में स्पाइक अकेला आग जलाकर मछली पकाते हुए दिखाया जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर झपटता है, मगर वो उसको मार गिराता है। फिर और भी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसने अपने पिता की सिखाई हुई हर तकनीक से लड़ाई की और तभी एक अजनबी वहां पर आता है जो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और थोड़ी देर में उसके और भी साथी वहां पर आ जाते हैं और ये सब लोग मिलकर ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जिमी होता है, जो कहता है कि अगर तुम अकेले हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। यानी स्पाइक को आखिरकार अपना नया घर मिल गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।